सी आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आईबीसी. लिखिए. द नेम ऑफ द टॉपिक इज आईबीसी 2016. ठीक है. आईबीसी दैट इज फुल फॉर्म क्या है बोलो. आईबीसी की फुल फॉर्म है हमारे, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. लिख लीजिएगा फुल फॉर्म. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ठीक है. अच्छा, अभी क्लास में ओल्ड सिलेबस के कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? ओल्ड सिलेबस तो 4-5. चलो, आप तो न्यू सिलेबस में आ गए ना, शिफ्ट हो गए, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ. ठीक है. देखिए, ये जो चैप्टर है आईबीसी 2016, ओल्ड सिलेबस में ये 20 नंबर तक आ सकता है, अप टू 20 मार्क्स. और न्यू सिलेबस में ये आ सकता है अप टू 50 मार्क्स. इन द न्यू सिलेबस इट कुड बी फॉर अप टू 50 मार्क्स, क्योंकि अब इंसॉल्वेंसी का जो वेटेज है दैट इज 50 मार्क्स, तो 50 नंबर तक आ सकता है. और जो ये टॉपिक है आईबीसी 2016, इलेक्टिव पेपर है जो आपका आईबीसी थर्ड ग्रुप में. इलेक्टिव पेपर में बड़े सारे हैं, और आई गेस आप लोगों ने शायद इलेक्टिव चूज किया हो. तो अगर आप इलेक्टिव चूज करेंगे तो आपका जो सीआर में कंटेंट है इंसॉल्वेंसी 50 नंबर का, आपको देखने को मिलेगा दैट 90% सेम है. जो इलेक्टिव पेपर है इंसॉल्वेंसी का 90% इज सेम. ठीक है. तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये पढ़ना, इलेक्टिव पेपर. और हम तो कहते हैं, हम हमेशा दैट आई एम ऑलवेज सेइंग दैट जो ये पेपर है अब आपके फाइनल में न्यू सिलेबस में 9 पेपर है ही नहीं, पेपर 8 ही हैं. क्योंकि जो इलेक्टिव है अगर आप इंसॉल्वेंसी चूज कर लेते हैं तो 90% तो सेम ही है. प्लस अगर आपको इंसॉल्वेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप टैक्स चूज कर ले, तो टैक्स भी एक इलेक्टिव पेपर है. तो फर्स्ट ग्रुप में टैक्स है तो वो 100% सेम है. तो इलेक्टिव पेपर और कोई चूज करने का कोई सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं है. या तो टैक्स के साथ जाएं या फिर इंसॉल्वेंसी के साथ जाएं, जो आपको ठीक लगे, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसके साथ जाएं आप. मेन मकसद तो ये है कि आपको उस पेपर पे मेहनत ना करनी पड़े, 9th पेपर पे, और आपके सिर्फ 8 पेपर बच जाए. यार सुन लो, आवाज क्यों कर रहे हो? Regarding this, the name of the chapter today we are starting, that is IBC Insolvency Bankruptcy Code 2016. आज की क्लास में वेरी लेंथी चैप्टर, और इसके अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिक्स के बारे में. और ये बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज की पूरी क्लास सिर्फ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने में लगाएंगे कि व्हाट आईबीसी 2016 इज ऑल अबाउट. जब हम ये पढ़ते हैं आईबीसी 2016, तो सबसे पहले एक सवाल दिमाग में ये आता है, बिल्कुल जायज़, कि आईबीसी 2016 जो पढ़ रहे हैं, नाम क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन रेज इन माय माइंड, और दैट इज कि नाम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट क्यों नहीं है? और हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट, हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट. तो जब भी लॉ पढ़ते हैं तो वो एक्ट आ जाता है. तो सवाल है, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट नहीं बनाया, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बनाया. तो एक बड़ा क्वेश्चन है, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड? एक्ट और कोड में क्या फर्क हुआ फिर? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड? रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ तो होता ही होगा ना यार, जब कोड लिखा है तो कोई ना कोई बात तो होती ही होगी. एक्ट और कोड में क्या फर्क हुआ फिर?
और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक आंसर है कि एक्ट में क्या होता है, पास बाय लोकसभा, पास बाय राज्यसभा, साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेट। लेकिन जब कोड बनता है तो कोड जो होता है वो लोकसभा राज्यसभा में जाता ही नहीं है, वो उसे अथॉरिटी क्या कर देती है, डायरेक्ट पब्लिश कर देती है ऑफिशियल गेजेट में, और वो बन जाता है क्या, कोड। बहुत बढ़िया। और मैं इसका एक एक चीज़ लिखवाना चाहता हूँ, लिखिए, आपने जब ये बात बोली दी है तो लिख लीजिएगा। आईबीसी 2016 लिखिए। 5 मई 2016 लोकसभा में पास हुआ। लिखिए, 5 मई 2016 को लोकसभा में पास हुआ। 11 मई 2016 राज्यसभा में पास हुआ। अट्ठाईस मई 2016 प्रेसिडेंट ने साइन किए। 28 मई 2016 ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हुआ। और ये जो डेट हैं ये मैंने तो नहीं बनाई है, दे आर द रियल डेट्स। होप इट इज क्लियर। तो एक्चुअली अब है ना, ये जो कहानी है ये अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ कहाँ से आती है, बट मैंने भी ये कहानी देखी एक बार यूट्यूब पे। तो somebody was explaining IBC 2016। अब नाम तो मैं किसी का ले नहीं सकता, अनएथिकल। तो somebody was explaining IBC द फर्स्ट क्लास, और उसके अंदर अब वो भाई साहब बता रहे हैं कि IBC और द स्पेशल फोकस स्टार्टिंग कुछ ऐसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड, और बड़ा बड़ा वो स्ट्रेस दे रहे हैं उसके ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। तो मैंने कहा भाई ये तो सही बताएगा आज, मैंने कहा इसको देखो ढंग से। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया दैट एक्ट एंड कोड में क्या फर्क है। उन्होंने बताया एक्ट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, पास बाय लोकसभा, पास बाय राज्यसभा, बट कोड ऐसा नहीं होता, कोड तो डायरेक्टली आता है। आई शट डाउन द वीडियो। मैंने कहा फिर तो जो हमारी किताबों में ये डेट्स हैं ये तो गलत हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। और मैं आपको बता दूं, एक्ट एंड कोड बोथ आर द लॉज। और हमारे देश में इतना तो सबको ही पता है, लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेटिव बॉडी के पास होती है। एवं थोड़ी ना कोई लॉ बना सकता है। और अगर पूरे देश पे एक लॉ एप्लीकेबल है, अथॉरिटी डायरेक्टली कैसे बना सकती है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल एवरीबडी नो दैट लोकसभा और डेट है हमारे पास। तो इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड पब्लिश हुआ ऑफिशियल गेजेट में, बात ही नहीं है कोई। तो दैट इज नाउ अगेन स्टिल द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड द कोड। दोनों में क्या फर्क हुआ फिर, एक्ट एंड कोड? हाँ जी लिखिए। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। देखिए, लिखिएगा दैट जो लॉ होता है, पहले इस लॉ का नाम हमें समझना पड़ेगा, ये लॉ का नाम क्या है। जो लॉ होता है ऐसा बोला जाता है, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। सुनना पड़ेगा उसे, लॉ इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, कोड, ऑर्डिनेंस। समझते हो ऑर्डिनेंस? इवन द डिसाइडेड केस लॉस। आई वुड से दैट ये सब लॉ का पार्ट है। लॉ इंक्लूड एवरीथिंग, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, कोड, ऑर्डिनेंस, केस लॉज। लॉ इंक्लूड एवरीथिंग यार, लॉ हर चीज को इंक्लूड करता है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे लॉ इज वाइडर देन एक्ट और एक्ट इज वाइडर देन लॉ, कैन वी से लॉ इज वाइडर देन एक्ट बिकॉज लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग? लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो लॉ एक वाइडर टर्म है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए, कैन वी से एक्ट भी लॉ है, कोड भी लॉ है।
इज इट ओके? ये बात अलग है कि डिफरेंस क्या है एक्ट और कोड में। पहले ये तो समझ ले, दोनों है तो कानून ही। एक को एक्ट के फॉर्म में बनाया गया, एक को कोड के फॉर्म में बनाया है, और कोड को डीकोड थोड़ी सी देर में करते हैं कि नाम कोड रखते ही क्यों है। तो पहले ये समझ लीजिए, दैट इज लॉ इंक्लूड एवरीथिंग। लॉ इज अ वाइडर टर्म। मैं ना इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं हमेशा जब भी ये बात आती है ना, लॉ, एक्ट एंड ऑल। सी जब आप एग्जीक्यूटिव में थे तो आईसीएसआई की पास से एक मॉड्यूल आया होगा कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ का एक मॉड्यूल आया होगा। आप मुझे बताओ उस मॉड्यूल पे जो बुक मिलती है कंपनी लॉ की, उस मॉड्यूल पे क्या लिखा था? कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ। दैट इज माय बुक। और देखो मेरी बुक पे भी क्या लिखा हुआ है? कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट नहीं लिखा हुआ है। जो आईसीएसआई की भी बुक होगी उस पे भी कंपनी लॉ लिखा होगा। कैन यू टेल मी वो बुक का नाम पढ़कर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ नाउ? यानी उस बुक में एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, केस लॉ भी है। उठा के देख लो, ना हो तो बताना। दैट इज द मीनिंग। इसलिए उस बुक का नाम कंपनी लॉ है। अगर उस बुक के ऊपर कोई कंपनीज एक्ट लिख दे तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? उसमें क्या मिलेगा? सिर्फ सेक्शन, नथिंग एल्स। आर यू गेटिंग? नाम में इतना फर्क है। यानी अगर आप कोई आईटीओ पे बुक देखने चले जाएं तो सर आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं है, नाम देखकर आप बता सकते हैं इसका कंटेंट क्या होगा। अगर लिखा हो सिक्योरिटी लॉज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर लिखा हो एससीआरए एक्ट, ओनली सेक्शंस आर गिवन। क्या दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? तो हमारे पास भी कंपनी लॉ आया था, कंपनीज एक्ट नहीं आया। और तुम्हारे कोर्स में पेपर कंपनी लॉ का था, कंपनीज एक्ट का नहीं था। कंपनीज एक्ट का होता तो सिर्फ सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते, बट पेपर में तो केस लॉ भी आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट इज समथिंग द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एक्ट। एंड आप बोल सकते हो लॉ इंक्लूड एवरीथिंग। इज इट ओके? नाउ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर अब इतनी सारी कहानी आपने बता दी है, डिफरेंस बताओ एक्ट और कोड में क्या फर्क हुआ? तो लिखिए एक्ट एंड कोड। देखो डिफरेंस पता करने से पहले ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों ही कानून है। दोनों ही क्या है? कानून है, लॉ है। एक का नाम एक्ट दे दिया गया है, एक का नाम कोड दे दिया गया है। बेसिकली किसी भी, वैसे तो सारे के सारे जो लॉज हैं, वैसे जितने भी लॉज हैं सारे के सारे एक्ट के फॉर्म में ही बनते हैं। लेकिन कुछ लॉज पार्लियामेंट कोड के फॉर्म में बनाता है। कोड के फॉर्म में कब बनाता है लिखिएगा, दो रीजंस होते हैं। There are two reasons. There are two reasons basically कि हम किसी भी लॉ को एक्ट के फॉर्म में ना बनाकर कोड लिख देते हैं। तो वो रीजन क्या क्या है लिखेगा। रीजन नंबर वन अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जा रहा है विच इज अ प्रोसीजरल लॉ। कौन सा कानून बनाया जा रहा है? विच इज अ प्रोसीजरल लॉ, जिसके अंदर किसी चीज को करने का प्रोसीजर डिटेल दे रखा है। तो ऐसे लॉ को देखने को मिलता है अथॉरिटीज कोड के फॉर्म में बना देती है, ना कि एक्ट के फॉर्म में। इसके दो और एग्जांपल देखने को मिलते हैं। हाउ टू फाइल अ सिविल केस इन इंडिया, द एंटायर प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज गिवन इन द सिविल प्रोसीजर कोड और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल केस कैसे फाइल करेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द सिविल प्रोसीजर कोड। तो जब भी तो कोई बता सकता है मुझे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, देखो नाम पढ़कर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर मिलेगा क्या, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो आई एम टेलिंग यू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में यू विल गेट द प्रोसीजर, द डिटेल प्रोसीजर ऑफ एवरीथिंग। अभी के लिए थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यू गेट अ प्रोसीजर हाउ टू रिवाइव द कंपनी, कि कंपनी को कैसे रिवाइव करेंगे, फिर वाइंडिंग अप आएगा, बड़ी सारी बातें हैं, एक एक करके बताता रहूंगा आपको। राइट डाउन दिस। आप मुझे बताओ जल्दी से, कैन वी से आईबीसी इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ? हाँ या ना? यस। तो जब भी कोई प्रोसीजरल लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट अथॉरिटीज उसको कौन से फॉर्म में बनाती है? कोड के फॉर्म में। आई वुड से फर्क कुछ नहीं है, कोड है या एक्ट है तो कानून ही लगेगा सबके ऊपर, इक्वली एप्लीकेबल। जहां पर वो जिस जुरिडिक्शन में है हर जगह एप्लीकेबल होगा। कैन वी से, अब मुझे आप ये बताओ जल्दी से, हाँ जी आप मुझे बताएं जल्दी से यहाँ पे, क्या फर्स्ट रीजन इज ओके विद यू? तो दैट इज समथिंग द प्रोसीजरल लॉ। दूसरा लिखिएगा कारण, कि कोई लॉ एक्ट के फॉर्म में ना बनकर कोड के फॉर्म में कब बनता है। लिखिएगा जब किसी देश में
बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी हों। जब किसी देश में ऑलरेडी बड़े सारे एग्जिस्टिंग कानून हों किसी चीज को लेकर, और लॉ मेकर क्या करे, उन सारे एग्जिस्टिंग लॉज को डिलीट कर दे और उन सारे लॉ को कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ बना दे। उन सारे एग्जिस्टिंग लॉ को कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ बना दे तो सर उसको भी कोड के फॉर्म में बनाया जाता है। तो कैनवी से जब आईबीसी आया और मैंने पहली बार जब इसका नाम सुना ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो मेरे दिमाग में दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई पढ़ने से पहले ही। पहली बात तो इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज्यादा होंगे, और दूसरा इसकी वजह से हिंदुस्तान में रिवाइवल के लिए जो अलग अलग लॉज रहे होंगे वो डिलीट हो गए होंगे और एक कंसोलिडेटेड सिंगल लॉ बनाया होगा फॉर द एंटायर इंडिया। तो ये जो दो चीजें हैं इसके बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है क्या, कोड। अब ये भी सवाल है, क्या जरूरत थी इसे कोड बोलने की, एक्ट ही बोल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुनना, समझने वाले के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब तुम तो ना समझ हो, तुम्हें तो पता नहीं कुछ भी, तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही बराबर था, आप समझो। लेकिन अगर किसी को इन चीजों के बारे में पता है तो देखो, लॉ का नाम पढ़ते ही उसे यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। क्या उन लोगों के लिए यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी? यस। इसलिए कुछ चीजें एक्ट के फॉर्म में बन जाती हैं, और जब ये दो रीजन कभी आते हैं तो कोड बन जाता है। तो जब भी, अब देखो, आप भी कभी फ्यूचर में कोई नया कोड आएगा तो इन दैट वेरी केस आपको एक बात समझ में आ जाएगी क्या, कि वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट होगा या फिर बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉ को कंसोलिडेट कर दिया गया होगा। इज इट ओके? एक चीज और बताऊं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर ये दो रीजन मिल जाए तो कोड लिखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई कारण कहीं नहीं लिखा कि नाम कोड ही देना पड़ेगा। इसको अगर एक्ट भी बोल देते तो भी कोई आफत नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों है तो कानून ही। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो हमारे देश में बड़े सारे लेबर लॉज है ना। इन सारे लेबर लॉज को ऐसा बोला जा रहा है कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ बनाया जाएगा। सरकार इज इन प्लानिंग। तो शायद, मेरे को नहीं पता, शायद जो नया लॉ आएगा मे बी इंडियन लेबर कोड। क्या हो सकता है? इट वुड बी इंडियन लेबर कोड हो सकता है। मेरे को नहीं पता क्या नाम होगा, मेरे को नहीं पता, एक्ट लिख दे, आई डोंट नो। लेकिन लगता मुझे आज भी यही है, क्योंकि इतने सारे लेबर लॉ, वो 25-30 जितने भी हैं, उनको कंसोलिडेट करके जब तुम एक बनाओगे तो इट बिकम्स व्हाट, इंडियन लेबर कोड या व्हाटएवर द नेम इट मे बी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो दैट इज समथिंग। अब देखो, उस टाइम अगर लेबर कोड आएगा तो दिमाग में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा? ले भाई, कंसोलिडेशन हो गया। आर गेटिंग? तो क्या उन लोगों को समझना आसान हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। जिसको नहीं पता उसके लिए तो सभी बराबर है, लेकिन जिसको पता है क्या, उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दैट इज द ओनली पर्पस एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। दोनों है कानून, इक्वली एप्लीकेबल, जैसे है वैसे ही एप्लीकेबल होगा। इज इट ओके विद यू? तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। होप इट इज ओके द डिफरेंस। अब डिफरेंस बोल दो या सिमिलैरिटी बोल दो, एक ही बात है। लेट्स स्टार्ट। लिखिए जो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, आपको इसकी स्कीम समझनी है, आपको ये समझना है ये पढ़ना कैसे है हमें। यस, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बच्चों लिख लीजिएगा, टोटल 255 सेक्शन है। टोटल 255 सेक्शन है। Are you getting this? और आप मान लीजिए तकरीबन 150 सेक्शन आपके कोर्स में है। सारा का सारा आपके कोर्स में नहीं है, और सारा आपके कोर्स में क्यों नहीं है मैं बता दूंगा अभी आपको। आप बोलोगे ठीक है, सारा होना भी नहीं चाहिए था। तो तकरीबन 150 सेक्शन या थोड़े से कम आपके कोर्स में है। इतना न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में 30-35 सेक्शन है न्यू सिलेबस में तकरीबन 150 सेक्शन है। कितने? और ये जो पूरा आईबीसी 2016 है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। द एंटायर law is divided into 4 parts. Companies Act 2013, how many total section? 470.
मुझे ऐसा लगता है हम जो लॉ पढ़े यार, हमें पता होना चाहिए कितने सेक्शन है, कितने पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं। तो 470 सेक्शन और यहाँ पे कितने हैं, 255 सेक्शन। और लिखिएगा 4 पार्ट को डिवाइड कर दीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3, 3 सेक्शन है एंड आई वुड से दे आर द बेसिक्स। तो पार्ट 1 इज हैविंग 3 सेक्शन, सेक्शन 1 2 3। इज इट ओके? और एक सवाल और है, व्हाट इज ऑल अबाउट सेक्शन 1? सेक्शन 1 किसके बारे में होता है? हाँ जी बोलो। एप्लीकेबिलिटी, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये सारे ड्रामे। तो आज हम सेक्शन 1 जरूर पढ़ेंगे एंड आई विल टीच यू हाउ टू रीड सेक्शन 1। हमें पता होना चाहिए, और आई एम टेलिंग यू 90% स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू रीड सेक्शन 1। यस, हम सारे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन कभी हम शायद सेक्शन 1 पे ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 1 कैसे पढ़ना है। तो दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 लिखिएगा, प्रोटेस्ट में से आ रहा है। सेक्शन 4 to 77। हाँ जी लिखिएगा। आपके कोर्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन याद कर लो, 4 to 77 सर। ये सेक्शन 2 चीजों से डील करते हैं और ये सेक्शन बेसिकली कॉर्पोरेट से डील करते हैं, कंपनी से डील करते हैं। अगर कभी भी कंपनी का या कॉर्पोरेट का रिवाइवल होगा, रिवाइवल ऑफ कंपनी, तो सेक्शन 4 to 77 लगेंगे। और अगर इनका लिक्विडेशन होगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये सब बताऊंगा अभी, ये आपको करेंगे डिस्कशन आज, ये है क्या बेसिकली। तो अगर कंपनी का रिवाइवल करना है, अभी रिवाइवल के बारे में बात करेंगे, फिर लिक्विडेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन दैट वेरी केस दैट सेक्शन 4 to 77 लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अच्छा रिवाइवल को एक नाम दिया गया है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। क्या नाम दिया गया है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्लीज राइट डाउन दिस। तो रिवाइवल को एक नाम दिया गया है, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो कैन वी से आईआरपी? कैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को बोला जा सकता है आईआरपी? यस। तो जब भी कंपनी का रिवाइवल की बात आएगी और कंपनी के वाइंड अप की बात आएगी तो आईबीसी के कौन से सेक्शन लगेंगे? 4 to 76। कैन वी से दिस डील विद द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। Part 3, that is, it deals with the insolvency of individual. It deals with the insolvency of individual and partnership firms. Partnership firms. Part 2, Part 3। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, और Part 4 लिख लीजिएगा। और ये जो पॉइंट है ना, दैट 4 to 77 लिखिएगा, इसमें सेक्शन 78 to 187 ये सेक्शन डील करते हैं। और आई वुड से दैट पार्ट 4 मिसलेनियस प्रोविजन, एंड आई वुड से दैट इज सेक्शन 188 to 255। तो सर ये पूरा आईबीसी इस तरीके से बाइफरकेट है। आर यू गेटिंग? इसको पढ़ना शुरू कर दे, यही ना पता हो तो आई एम टेलिंग यू यूजलेस है ये पढ़ना। वी शुड नो द एंटायर स्कीम ऑफ द लॉ, कि लॉ चलेगा कैसे। अब बताओ मुझे, हमें ज्यादा कंसर्न किससे होना चाहिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से या इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी से? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से, इसलिए ये डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन अच्छा, और मजे की बात क्या है, आप देखो कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की जो इंसॉल्वेंसी है उसके लिए ज्यादा सेक्शन नहीं, सॉरी, उसके लिए सबसे ज्यादा सेक्शन है, दैट इज 78 से 187। तो हमारे सिलेबस में ये ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट से हमें ज्यादा डील करना है, हमें इंडिविजुअल फर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका भी कुछ कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में है।
इसलिए मैंने बोला था 255 में से तकरीबन 150 सेक्शन आपके सिलेबस में होंगे। और सुनो, ये मिसलेनियस प्रोविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, इसको नहीं छोड़ सकते। मिसलेनियस प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यानी हमें जो नहीं पढ़ना है या कम ध्यान देना है वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फर्म पे फॉर द सीआर पेपर। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि पार्ट 3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं है, हल्का फुल्का है। लेकिन मजे की बात ये है, जो इलेक्टिव पेपर है इंसॉल्वेंसी का, उसमें ये पूरा है। मैं आपको इलेक्टिव तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको सीआर पढ़ा रहा हूं। तो सीआर के अंदर जितना भी पोर्शन होगा आपके आईसीएसई मॉड्यूल में, वो हम आपको सारा कवर करा देंगे। और जब हम ये चारों पार्ट कवर कराएंगे तो यू केम टू नो कि 90% आपका आईबीसी वाला कवर हो जाएगा, फॉर श्योर कवर हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड द एंटायर? लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? इसके ऊपर। अब देखो एक चीज और सुनिए, मैंने एक बात बोली आपको, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नाम क्यों रखा जाता है? कोड नाम ही क्यों रखा जाता है? हाँ जी, एक तो प्रोसीजरल है और दूसरा कंसोलिडेशन कर दिया। क्या कर दिया? कंसोलिडेशन। अब देखो मैं आपको कंसोलिडेशन दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान में पहले इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए अलग लॉज थे, पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी के लिए अलग लॉज थे, कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग लॉज थे। और सुनना, यहां पे कंपनी लिखा है, कॉर्पोरेट लिखा है। एलएलपी के इंसॉल्वेंसी के लिए अलग लॉज थे। क्या एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? और सुनो, कॉर्पोरेट ऑल्सो इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एलआईसी, एसबीआई। क्या ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है? आप मुझे बताओ, क्या दे आर ऑल्सो द बॉडी कॉर्पोरेट? मेरा सवाल है, इफ दे आर द बॉडी कॉर्पोरेट, इनके लिए भी इंसॉल्वेंसी के अलग से लॉ थे। लेकिन जब आईबीसी आया तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एलएलपी, कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, सबके इंसॉल्वेंसी लॉ हमारे देश से क्या कर दिए गए? डिलीट कर दिए गए, और एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाया गया जिसका नाम रखा गया आईबीसी 2016। तो आप बोल सकते हो ये देखकर कि यस इट इज अ कंसोलिडेटेड लॉ, तो लिखिएगा आईबीसी इज अ कंसोलिडेटेड लॉ। which consolidate all existing law related to insolvency in India. Regarding this, clear? क्या आगे बढ़े? टोटल 255 सेक्शन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, एंड देन कॉर्पोरेट रिवाइवल, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन पढ़ेंगे, एंड देन वो जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मिसलेनियस का पहले ही पढ़ लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मिसलेनियस में आईबीसी हैज इंट्रोड्यूस 5 न्यू कॉन्सेप्ट। इस लॉ में 5 नए कॉन्सेप्ट आए हैं, वो 5 न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे, विल डिस्कस लेटर ऑन कि वो 5 नए कॉन्सेप्ट क्या हैं। लेकिन पहले आज की क्लास में तो पहले बेसिक समझते हैं क्या। इज इट ओके? शुड आई चेंज दिस? लिखो, 2 चार्ट बना दिए आपके लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए आईबीसी के लिए, लिखो जरा। एक बहुत बड़ा चार्ट बनेगा, एक सेपरेट पेज ले लीजिएगा, और अगर नीचे स्पेस है उसे छोड़ देना। नेक्स्ट पेज, सेपरेट ब्लैंक पेज पे आपको ये चार्ट बनाना है। देखिए, अर्लियर देखो भाई, सी इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। मैं स्टोरी बता रहा हूं 1956 से लेकर 2020 तक की, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं हमारे देश में। कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, और कंपनीज एक्ट 1956 में 2 तरीके के वाइंडिंग अप हुआ करते थे। एक एक चीज लिख लेना, द 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। ये हमारे देश की हिस्ट्री है, लॉ हिस्ट्री, कि पहले क्या था और अब क्या है और क्यों है। 2 तरीके के वाइंडिंग अप हुआ करते थे। एक होता था बच्चों वॉलंटरी वाइंडिंग अप,
एक होता था कंपलसरी वाइंडिंग अप। और ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में वाइंड अप करने का, कंपलसरी वाइंडिंग अप करने की पावर हाई कोर्ट के पास हुआ करती थी। मुझे याद है अभी भी सेक्शन 433, द वेरियस ग्राउंड फॉर द कंपलसरी वाइंडिंग अप। यस, दो तरीके के वाइंडिंग अप हुआ कर। अब बात वाइंडिंग अप की चल रही है तो थोड़ा सा वाइंडिंग अप का सुन लो 2 मिनट। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी के एसेट बेचे जाएं, लायबिलिटी पे ऑफ की जाए और कंपनी को खत्म कर दिया जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप दो तरीके के होते थे, वॉलंटरी और कंपलसरी। और पहले सारी पावर किसके पास, आज तो एनसीएलटी आ गए, और पहले सारी पावर किसके पास हुआ करती थी, हाई कोर्ट के पास। तो एक ऐसा वाइंडिंग अप जहां पे वाइंड अप करने का ऑर्डर हाई कोर्ट दे, उसे बोलते थे कंपलसरी वाइंडिंग अप। और एक ऐसा वाइंडिंग अप जहां पे वाइंडिंग अप करने का डिसीजन खुद मेंबर्स ले लें, उसे बोलते थे वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सबने शायद पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, इतना तो आता ही है। तो देयर टू काइंड्स ऑफ द वाइंडिंग अप। इज इट ओके? कौन कराता था वाइंडिंग अप? हाई कोर्ट। ये कब की बात हो रही है? 1956 की। उसी वक्त 1956 के टाइम पे मैं आपको बताऊं, जब 1956 एक्ट चलता था, एक हमारे देश में एक एक्ट हुआ करता था, सिक्का 1985। सिक्का 1985, इसकी फुल फॉर्म थी बच्चों सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। क्या नाम था? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। सिक्का डील्स विद द रिवाइवल ऑफ सिक कंपनी। इट डील्स विद द रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज। ये लो बेसिकली सिक कंपनी के रिवाइवल से डील करता था। और मैं आपको बताऊं कि इस लो में दो अथॉरिटी हुआ करती थी, बाइफर, आइफर। फुल फॉर्म लिख लेना। बाइफर की फुल फॉर्म बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और आइफर अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो सिक कंपनी के रिवाइवल के लिए सिक्का 1985 हुआ करता था, और अथॉरिटीज का नाम क्या था? बाइफर एंड आइफर। रिगार्डिंग दिस, अब बताओ, अर्लियर वाइंड अप करने की पावर कहां थी? कंपनीज एक्ट हाई कोर्ट में। रिवाइवल करने की पावर किसके पास थी? बाइफर और आइफर के पास। क्या अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग लोगों को अथॉरिटी दे रखी है? बोलो। आप देखो पता होता क्या था। अब कहानी सुन लो। अच्छा, कुछ पावर शिफ्टेड टू द सीएलबी in the old companies act 1956. some powers of the companies act shifted to the CLB, कंपनी लॉ बोर्ड के पास भी पावर थी। अब देखो होता क्या था, एक इशू का, एक कंपनी, उसका एक मैटर सीएलबी पे पेंडिंग है, रिवाइवल का मैटर, उसी कंपनी का रिवाइवल का मैटर बाइफर के पास पेंडिंग है, और उसी कंपनी का वाइंडिंग अप हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। तीन इशू अलग अलग, तीन अलग अलग अथॉरिटी रेगुलेट कर रही हैं। क्या कभी रिजोल्व होती होंगी? नो। क्यों? हाई कोर्ट कुछ करने जाता होगा तो सीएलबी टांग अड़ाता था, बीच में कहीं बाइफर टांग अड़ाता था, कहीं हाई कोर्ट खुद ही टांग अड़ा देता था। तो कैनवी से चीजें कभी रिजोल्व होती नहीं थी। व्हाट इज अ बेटर सिचुएशन? क्या देयर शुड बी वन स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी जिसको सारी पावर दे दी जाए, रिवाइवल करे तो वो करे, वाइंड अप करे तो वो करे, जो करना है वो करे। तो क्या चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? हाँ या ना? तो हमारे देश में ये बड़ा सारा कचरा इस तरीके से पड़ा हुआ था, और रिवाइवल के लिए अलग। अच्छा, हमारे देश तो इस चीज में बड़ा फेमस है, हर चीज के लिए वी हैव द सेपरेट एक्ट। इंडिया इज वेरी फेमस फॉर दिस। कुछ भी करना हो नया कानून। ये जो इनके सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ये इसमें आकर करते क्या है? कानून ही बनाते हैं। हाँ, 15-20 दिन आते हैं, 3 महीने की छुट्टी लेते हैं, नए नए कानून सोचते हैं और फिर 15-20 दिन के सेशन होते हैं इनके पार्लियामेंट में, और फिर वो कानून बना देते हैं। इनको कुछ भी करना हो भाई, दे मेक अ लॉ। दे आर वेरी फेमस, इंडिया इज वेरी फेमस इन मेकिंग लॉ। राम मंदिर बनाना था, प्रपोज हुआ, कानून बना दो। खैर अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो बना लो, मर लो, बना लो, कोई बात नहीं, लाइक दिस। तो हमारे देश में हर चीज के लिए रिटन लॉ है। हमारा देश बड़ा फेमस है। अपोजिट अगर देखा जाए, इंग्लैंड में रिटन लॉ है ही नहीं, बहुत कम रिटन लॉ है। और पता है हमारे देश में कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हर चीज पे कानून है, हर चीज। लेबर लॉ एक नहीं, पता नहीं कितने हैं। भाई साहब तुम पास हो गए, मुझे तो यही याद नहीं रहता था लेबर लॉ के नाम क्या क्या है। नहीं, कौन लेबर लॉ के नाम उसके अंदर, और दुनिया भर के लेबर लॉ, और सारे लेबर लॉ में वेज, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, फैक्ट्री डेफिनेशन पता ही नहीं क्या है। नहीं, कहानी अलग है, बताओ।
तो सोच के देखो, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, बिजनेस करने वाले को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां से आएगा? लॉ मेकर ने इस बात को समझा। ही क्रिएटेड कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद क्या हुआ देखिए, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्का गेट रिपील, सिक्का खत्म हो गया। अच्छा, सिक्का का पर्पस क्या था? रिवाइवल ऑफ द सिक कंपनी। और क्या बोला गया? अच्छा, पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कराता था? वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट, और रिवाइवल सिक्का। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप कराएगा कंपनीज एक्ट, और लिखेगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए सेक्शन बनाए गए 304 से 323। बोला गया कंपनी कंपल्सरी वाइंडिंग अप करवाएंगे, और कंपल्सरी वाइंडिंग अप दैट इज 270 से 365। बीच में वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप वाले सेक्शन भी इंक्लूड हो गए इसके अंदर। ये मैंने अलग से लिख दिया कि 270 से 365 में ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप के सेक्शन भी इंक्लूडेड है, और गेटिंग, लेकिन वो ऊपर हमने अलग से बाइफरकेट करके भी लिख दिया है। तो ये वाले सेक्शन डील्स विद द कंपल्सरी वाइंडिंग अप, एक्सेप्ट ऊपर वाले, क्योंकि वो तो सिर्फ वॉलंटरी वाइंडिंग अप से डील करते हैं। और पता है रिवाइवल कौन करेगा? अब पहले रिवाइवल कौन कर रहा था? सिक्का। लेकिन अब कंपनीज एक्ट ने बोला ये रिवाइवल की भी पावर किसको मिलेगी? कंपनीज एक्ट के अंदर आएगी। तो रिवाइवल के प्रोविजन लिखेगा 253, 253 से 269। तो रिवाइवल के प्रोविजन भी कहां डाल दिए गए? कंपनीज एक्ट 2013 में। यानी दो लॉज को कंसोलिडेट कर दिया गया और बोला वाइंड अप भी कौन करेगा? कंपनीज एक्ट, और रिवाइवल भी कौन करेगा? कंपनीज एक्ट। अब बेटर अप्रोच। फिर पूछा गया कि ये तो बता दो कि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन करेगा? तो जवाब दिया मेंबर खुद करेंगे। अच्छा, फिर पूछा गया कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन करेगा? तो बताया गया ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप अब हाई कोर्ट नहीं करके एक नई अथॉरिटी बनेगी, दैट इज एनसीएलटी, और ये सारा ड्रामा कौन रचेगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी करेगा। अच्छी बात है सर। फिर पूछा गया रिवाइवल कौन करेगा? रिवाइवल भी एनसीएलटी ही करेगा। हैव यू अंडरस्टैंड? क्या बेटर नहीं लग रहा है? पहले रिवाइवल कोई और कर रहा था, वाइंड अप कोई और कर रहा था, अब रिवाइवल वाइंडिंग अप सारी पावर किसके पास आ गई? आप बताओ। एनसीएलटी के पास। क्या बेटर प्रोविजन है? अच्छा, ये प्रोविजन कब आए? कंपनीज एक्ट 2013। एंड ये कंपनीज एक्ट 2013 फेजेस में इफेक्टिव हुआ, एंड आई वुड से दैट इन द अप्रैल 2014 सम ऑफ द सेक्शन गेट इफेक्टिव, लेकिन एनसीएलटी इफेक्टिव नहीं हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 तो आ गया, बट एनसीएलटी इफेक्टिव नहीं हुआ सर। एनसीएलटी अभी इफेक्टिव नहीं हुआ। अब वो एनसीएलटी इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ, उसकी एक अलग स्टोरी है। अब मैं उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, उसका भी कारण था। और मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी कि एनसीएलटी अभी इफेक्टिव नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ थी। तो वो पूरी डिटेल स्टोरी उसकी भी है, बट उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहे हम लोग। तो एनसीएलटी इफेक्टिव नहीं हो चुका। आप देखो ऑन पेपर एनसीएलटी आ चुका है, ऑन पेपर एनसीएलटी आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली एनसीएलटी इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि एनसीएलटी प्रैक्टिकली अभी तक इफेक्टिव हुआ ही नहीं। तो कंपनीज एक्ट 2013 आने के बावजूद भी वाइंडिंग अप कौन कर रहा था? हाई कोर्ट। और रिवाइवल कौन कर रहा था? बाइफर आइफर। तो सच बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013 आने की वजह से सिक्का 1985 रिपील नहीं हुआ, क्योंकि एनसीएलटी नहीं आया। जिस दिन एनसीएलटी आ जाता तो सिक्का 1985 भी रिपील हो जाता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सर ये स्टोरी इसके अंदर हुई। नाउ आगे की कहानी। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? फिर जन्म लिया आईबीसी 2016 ने, और वो डेट्स वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो वो डेट आपके सामने है, ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ एंड हो। तो आईबीसी 2016 ने जन्म ले लिया सर। अब आईबीसी 2016 से लिखिए, आईबीसी 2016 ने क्या बोला? इसने बोला दो बातें। इसने बोला कि रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज, रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं होगा। रिवाइवल के लिए एक सेपरेट लॉ बना दिया गया, दैट इज आईबीसी 2016। पूछा गया अथॉरिटी से कि नया लॉ क्यों बनाया गया, तो इन दैट वेरी केस सरकार ने जवाब दिया
कंपनीज एक्ट 2013 में जो रिवाइवल के प्रोविजन है थोड़े से ही हैं एंड दे आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव। हमें एक स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए जो कंपनी को रिवाइव कर पाए। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। इसलिए उन्होंने आईबीसी 2016 बनाया और बोला रिवाइवल कौन करेगा आज के बाद? आईबीसी, ना कि कंपनीज एक्ट। कोई बता सकता है इससे कंपनीज एक्ट पे क्या इंपैक्ट आया होगा? रिवाइवल के जो सेक्शन थे दे हैज बीन डिलीटेड। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आई और ये वाले जो सेक्शन थे कंपनीज एक्ट 2013 के 253 से 269 ये डिलीट हो गए। ये सेक्शन आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोला तो जाता है कि टोटल 470 सेक्शन है, बट बीच में दुनिया भर के डिलीट हो गए हैं। तो दे सेक्शन हैज बीन डिलीटेड 253 से 269। आर यू गेटिंग दिस नाउ? उसके बाद आईबीसी अब रिवाइवल अब आज की डेट में कौन करेगा? आईबीसी। और मैंने पूछा आईबीसी से कि रिवाइवल करने के लिए अथॉरिटी कौन सी है, तो इसने जवाब दिया एनसीएलटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? आगे की कहानी, फिर आईबीसी ने बोला कंपनीज का वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कौन करेगा? वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी आईबीसी करेगा। दैट इज सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी एंड अदर प्रोविजन एज वेल। तो कोई बता सकता है अब आईबीसी 2016 की वजह से, सेक्शन 159 ऑफ आईबीसी की वजह से वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी अब कौन करेगा? आईबीसी। कोई बता सकता है वन मोर इंपैक्ट? ये वाले सेक्शन कंपनीज एक्ट के दे हैज बीन डिलीटेड, यानी 304 से 323 भी आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी भी बंदे को कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन पढ़ने ही नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंड? कैन वी से 30-35 सेक्शन तो यही डिलीट हो गए 470 में से, और भी बड़े सारे सेक्शन डिलीट हुए हैं। तो दैट इज समथिंग, अभी तो खैर इसी की बात हो रही है। तो हम बोलते हैं ना कि दे आर टोटल 470 सेक्शन, तो एक्चुअली 470 नहीं है बीच में बड़े सारे सेक्शन डिलीट हो गए हैं। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, सुन लो। बीच में कितने भी सेक्शन डिलीट हो जाएं, हम हमेशा लास्ट नंबर देखकर रेफर करते हैं। लो पढ़ने का बोलने का भी तरीका होता है। अब बीच में से 40-50 सेक्शन गायब हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कंपनीज एक्ट हैविंग 430 सेक्शन। नो, ये गलत है। लास्ट नंबर जो है उसको देखकर बोला जाता है व्हाट आर द टोटल सेक्शन, दीज आर द टोटल सेक्शन। आर यू गेटिंग? तो कोई भी पूछे तो भी स्टिल दे आर 470 सेक्शन। बीच में जो डिलीट है हम क्या करें? अच्छा, अगर 470 डिलीट हो जाता तो क्या बोलते? अब बोलेंगे 469 सेक्शन रह गए सर। आर यू गेटिंग? बोलने का भी तरीका होता है लोग के अंदर, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अच्छा, उसके बाद अब बताओ अब करंट सिचुएशन क्या है? अब बताओ व्हाट इज द करंट सिचुएशन नाउ? अब आज की डेट में कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 270 से 365, बीच में ये वाले सेक्शन डिलीट। इज इट ओके? वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? और रिवाइवल ऑफ सिक कंपनी कौन कराएगा? दैट इज आईबीसी। और क्या आपको पता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? खुद मेंबर्स, क्योंकि वॉलंटरी का मतलब ही क्या होता है कि मेंबर वाइंड अप कराए। और रिवाइवल कौन कराएगा? एनसीएड। एक छोटा सा सवाल याद करो इसे, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कराने की पावर कौन से एक्ट में है? कौन ऑर्डर देगा? एनसीएलटी। और रिवाइवल करने की पावर किसके पास है? आईबीसी के पास। वो कौन करेगा? एनसीएलटी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? तो देखो तब से लेकर आज तक। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, लिखिएगा। आई थिंक 15 जून, ये पता नहीं 1 जून, लेट मी चेक। 1 जून है, लिखे। एनसीएलटी 1 जून 2016 इफेक्टिव हुआ। जब 1 जून 2016 को एनसीएलटी इफेक्टिव हुआ तो सच में सिक्का रिपील हो गया, क्योंकि ऑन पेपर तो सिक्का रिपील पहले ही हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकली कब रिपील होता? जब एनसीएलटी केम इनटू पिक्चर। तो एनसीएलटी सच में कब इफेक्टिव हुआ? 1 जून 2016 को। एंड देन उसके बाद सिक्का क्या हो गया? रिपील हो गया। और आईबीसी भी क्या होना स्टार्ट हो गया? इफेक्टिव होना स्टार्ट हो गया। और दैट धीरे 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 आईबीसी के सारे सेक्शन भी फोर्स में आ गए। तो दैट इज समथिंग द एंटायर स्टोरी। बस अब आपको 3 चीजें याद करनी है। 1, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? कंपनीज एक्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? आईबीसी। रिवाइवल कौन कराएगा? दोबारा, क्या वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट करा सकता है? क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट आईबीसी करा सकता है? अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना।
आईबीसी 2016 भी कंपल्सरी वाइंडिंग अप करा सकता है। अब ये क्या कहानी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अभी हमने कुछ पढ़ना सेक्शन वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया। लिखिए, अब इसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा इन पास्ट कि ये अब ये क्या कहानी एक नई आ गई है। लिखो, हेडिंग लिखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। आवाज नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। सी, ये उन दिनों की बात है जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। कीप राइटिंग। कंपनीज एक्ट 1956 कंपल्सरी वाइंडिंग अप देने की पावर किसके पास थी? हाई कोर्ट के पास। तो लिखिएगा, हाई कोर्ट सेक्शन 433 ये वाइंडिंग अप के साथ कनेक्ट हो रहा है। जब मैं आपको वाइंडिंग अप का चैप्टर करवाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाई कोर्ट में गिव वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। लिख लो इसे। क्या मतलब हुआ? सेक्शन 433 1956 में लिखा था कि कुछ ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता था। अच्छा, कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है? जब हाई कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे, या आज की डेट में एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे। लेकिन हाई कोर्ट और एनसीएलटी का कोई दिमाग खराब तो है नहीं कि किसी भी बंदे को उठा के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। लॉजिकल है। तो क्या कुछ ग्राउंड होते होंगे? यस और नो? जो ये ग्राउंड में लिखवा रहा हूं, ये ग्राउंड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रेलिवेंट नहीं है। अभी कटवा भी दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या फर्स्ट वन, पहला ग्राउंड, कंपनी बायपासिंग एसआर। कंपनी बायपासिंग एसआर, ग्राउंड नंबर 1। कंपनी स्पेशल रेजुलेशन पास करके एनसीएलटी को अप्लाई कर सकती थी और एनसीएलटी को बोल सकती थी कि प्लीज हमारी कंपनी का कंपल्सरी हाई कोर्ट को बोल सकती थी कि हमारी कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप करा दो। दैट इज ग्राउंड नंबर 1। दूसरा, अगर कंपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग ना करवाए, आपने शायद सुना नहीं होगा कभी इसके बारे में, सुना है कभी? कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन हुआ करता था 165। आज की डेट में तो आपने सुना होगा 2 तरीके की जनरल मीटिंग होती है, एजीएम ईजीएम। लेकिन ओल्ड एक्ट में 3 मीटिंग हुआ करती थी, एजीएम ईजीएम और स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो स्टैच्यूटरी मीटिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी पब्लिक कंपनी, लिखना मत बस सुन लो, कोई भी पब्लिक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो उसे पहले 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक मीटिंग करानी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्टैच्यूटरी मीटिंग। और नहीं कराई तो इट इज अ स्टैच्यूटरी ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप। इट इज अ स्टैच्यूटरी ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप। इज इट ओके? तीसरा, अनेबल टू पे द डेट इक्वल टू मोर देन 500 रुपए। अगर कोई भी कंपनी 500 रुपए या उससे ज्यादा का उधार नहीं देगी, 500 रुपए या उससे ज्यादा का उधार नहीं देगी, तो इन दैट वेरी केस उस कंपनी का क्या हो जाएगा? कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ये बहुत ध्यान से सुन लो, वाइंडिंग अप और आईबीसी दोनों कनेक्ट होंगे इसके अंदर, और ये आसान नहीं है। अनेबल टू पे द डेट कितना? इक्वल टू मोर देन, और आगे नहीं बताऊंगा कुछ भी। ये बेस बन गया, ठीक, नहीं बना, खत्म सब। अनेबल टू पे द डेट इक्वल टू मोर देन 500 रुपए, इट इज अ कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग। इज इट ओके? चौथा, अगर कंपनी बिजनेस कमेंस ना करे विद इन 1 ईयर, अगर कंपनी क्या ना करे? बिजनेस कमेंस ना करे, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दी और 1 साल का प्रावधान हुआ करता था कि अगर तुमने कंपनी बना दी और 1 साल हो गया और तुमने बिजनेस कमेंस नहीं किया, इट इज अ कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप। आर यू गेटिंग दिस? कितने पॉइंट हो गए? 4। एक सेक्शन हुआ करता था, आई गेस सेक्शन 43 इन द ओल्ड कंपनीज एक्ट। लिखेगा, अगर मेंबर रिड्यूस हो गए, अगर मेंबर रिड्यूस हो गए
बिलो द स्टैच्यूटरी लिमिट, बिलो विच लिमिट, स्टैच्यूटरी लिमिट। हाँ जी बोलो। प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, पब्लिक कंपनी 7। अगर 7 मेंबर 6 हो गए और 2 मेंबर 1 हो गए तो ये स्टैच्यूटरी लिमिट रिड्यूस हो रही है। इट इज अ ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप इन द ओल्ड कंपनीज एक्ट। एंड 6 था जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको ये 6 ग्राउंड बता दिए विच इज नॉट आज के डेट में तो रेलिवेंट, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। ठीक है नाउ लेकिन क्या हुआ दैट नाउ व्हाट हैपन, कंपनीज एक्ट 1956 तो खत्म हो गया, तो फिर आया कंपनीज एक्ट 2013। और अब आप मुझे बताओ वाइंड अप के जो ग्राउंड है वो कहां आ गए? सेक्शन 271 में। और कोई बताएगा अब क्या लिखा सेक्शन 271 में? क्या लिखा होगा सेक्शन 271 में? क्या लिखा पता है? एनसीएलटी may give winding up order on following grounds. और यहां लिख देना थोड़ा सा आईबीसी 2016। तो अब वाइंडिंग अप के ग्राउंड कहाँ हैं? एनसीएलटी सेक्शन 271 और एनसीएलटी इन ग्राउंड्स पे वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे सकते हैं। ये मैं जो अभी ग्राउंड्स लिखवाऊंगा ये ग्राउंड्स डिटेल में कहां पढ़ेंगे? इन द चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन इनमें से एक ग्राउंड निकालेंगे हम और उस एक ग्राउंड के बलबूते पे पढ़ेंगे आईबीसी। 1956 के ग्राउंड, 2013 के ग्राउंड, दोनों को मिलाकर एक ग्राउंड बनेगा। वो एक ग्राउंड लेकर आईबीसी बनेगा। तो देखना वो आईबीसी का एग्जिस्टेंस कैसे आ रहा है दोनों एक्ट को मिलाकर, यही समझाना है आपको। देखो पहले कितने ग्राउंड थे? 6। देखते रहना जरा इसको। अब ग्राउंड 1 सेम, ग्राउंड ए सेम, मतलब आज की डेट में भी एसआर पास करके वाइंड अप कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकती है। खत्म। बच्चों क्या आपको नहीं लगता आज की डेट में स्टैच्यूटरी मीटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है? तो ये वाला ग्राउंड न्यू एक्ट में आया नहीं, इट हैज बीन डिलीटेड। ये वाला ग्राउंड तो खत्म ही होना था क्योंकि स्टैच्यूटरी मीटिंग आपने 2013 में बता दो कहीं पढ़ा हो तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो ये वाला ग्राउंड तो ओल्ड एक्ट का खत्म ही हो गया। अगर कंपनी अपना बिजनेस कमेंस ना करे 1 साल के अंदर अंदर, ओल्ड एक्ट में दिस ग्राउंड वाज अ ग्राउंड फॉर द वाइंडिंग अप। इन द न्यू कंपनीज एक्ट इट इज अ ग्राउंड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, सेक्शन 248 सबसेक्शन 1। तो क्या मैं बोलूं ये वाला ग्राउंड भी हट गया? व्हाई? ये वाला ग्राउंड हट गया, ये लिख लेना। ये वाला ग्राउंड क्यों हटा? बिकॉज नाउ इट इज अ ग्राउंड ऑफ व्हाट? स्ट्राइकिंग ऑफ। आज की डेट में इस ग्राउंड पे स्ट्राइक ऑफ होता है। अब जरा देखो स्ट्राइक ऑफ, वाइंडिंग अप, आईबीसी सब कनेक्ट हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्राउंड कहां गया है ओल्ड एक्ट से न्यू एक्ट के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? नाउ नेक्स्ट, फिर क्या था ये वाला ग्राउंड? मेंबर रिड्यूस बिलो द स्टैच्यूटरी लिमिट, मेंबर रिड्यूस बिलो द स्टैच्यूटरी लिमिट। ये वाला ग्राउंड was a compulsory ground of the winding up in the old act, but in the new act it become a ground of lifting of corporate will. तो इस ग्राउंड के ऊपर आज वाइंड अप नहीं होता बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाती है। और इसके लिए एक नया सेक्शन आ गया है। इसके लिए सेक्शन 41 पता नहीं 43 ओल्ड एक्ट में था, आज 3A है इन द न्यू कंपनीज एक्ट। तो इट इज अ ग्राउंड ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कैन वी से ये 6 ग्राउंड में से 3 ग्राउंड तो मैंने हटा दिए। ये वाला ग्राउंड कहां गया? ये तो डिलीट ही हो गया। ये वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि ये स्ट्राइक ऑफ का बन गया। ये वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का बना दिया। आर यू गेटिंग दिस नाउ? किसका लिख लो लिफ्टिंग ऑफ, अब क्या पूछ लेते हो यार कभी कभी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लिखो, बस इतना समझ लो, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाना इज अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इतना समझ लीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी जब खत्म हो जाती है उसी को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोला जाता है। बट दैट इज इनफ। हाँ बस यार तुम पागल हो। अच्छा 6 ग्राउंड में से 3 ग्राउंड आपके खत्म हो गए, कितने बचे? कंपनी बाय पास, क्या ये सेम आ गया?
लिखो दूसरा ग्राउंड कौन सा बना, ये वाला ग्राउंड सेम टू सेम आ गया, लिखो अनएबल टू पे द डेट। लेकिन पता चेंज क्या हुआ? अच्छा ओल्ड एक्ट में कितना अमाउंट था? क्या 2013 आते आते 500 का कोई रेलिवेंस बचा? तो इन्होंने 500 कितने कर दिए? 1 लाख। रेलिवेंट है। 500 की वैल्यू कितनी कर दी? जैसे 5 की लिमिट 10 कर दी, रेलिवेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसलिए 500 की लिमिट 1 लाख कर दी। इसमें क्या गलत है? ठीक है। और जो तीसरा ग्राउंड था जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये भी सेम था। और है ना 3 ग्राउंड और हैं, वो जो बाइंडिंग अप में आएगा तब हम पढ़ेंगे, और 3 ग्राउंड और ऐड कर दिए। तो ऐसे लिख लो सी डी ई, और जो ये एफ ग्राउंड बनाया ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड बनाया। ये करा दिया? अच्छा रिकॉर्डिंग में देख लिया आपने, चलो ठीक है। जिसने देखा वो सुन लीजिए। अब आप मुझे बताओ ये कितने, अच्छा वाइंडिंग अप का चैप्टर करा दिया रिकॉर्डिंग में? किस किसने नहीं किया हुआ है? चलो पता नहीं किस किस को कराता हूं मैं। चलो एनीवेज, मर्जर हो रखा है? मर्जर किसका नहीं हुआ है? टेक ओवर किसका नहीं हुआ है? ये तो खैर किसी का ही नहीं कराया, यानी मर्जर में भी कुछ बचे हुए हैं अभी हम। चलो सुनो अब लिसन प्लीज। अच्छा कैन वी से न्यू कंपनीज एक्ट में 3 ग्राउंड पुराने ले लिए और 3 ग्राउंड कहां से आए? 3 ग्राउंड नए आ गए, 3 ग्राउंड ओल्ड एक्ट से आ गए। लेकिन सबसे बड़ा इशू था इसके ऊपर, अनेबल टू पे द डेट। लिसन प्लीज, क्या हुआ बेसिकली, ये बोला गया अगर कोई कंपनी अपना डेट ना पे कर पाए, इफ अ कंपनी अनेबल टू पे द डेट लेकिन अमाउंट कितना 1 लाख या उससे ज्यादा, तो उस कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? वाइंड अप। लॉ मेकर ने एक सवाल रेज किया, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, कंपनी बाइंड अप हो जाए या कंपनी चलती रहे? और इफ कंपनी अनेबल टू पे द डेट, और अगर कंपनी अपने डेट नहीं पे कर पा रही है, तो उसे वाइंड अप करना बेटर रहेगा या उसे रिवाइव करना बेटर रहेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब अगर कंपनी अपने डेट ना पे कर पाए तो मैं उसे वाइंड अप करूं ये बेटर है, या मैं उसे रिवाइव करूं दैट इज बेटर? तो लिखेगा लॉ मेकर आईबीसी 2016 लेकर आया, और 2016 पूरा इसी ग्राउंड पे बेस है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो ये ग्राउंड था अनेबल टू पे द डेट, दिस ग्राउंड हैज बीन डिलीटेड। ये ग्राउंड भी डिलीट हो गया सर। यानी कंपनीज एक्ट 2013 में पहले वाइंड अप के कितने ग्राउंड थे? 6, अब कितने बचे? सिर्फ 5। आर यू गेटिंग? और ये ग्राउंड डिलीट करने वाला कौन था? आईबीसी। पूछा गया आईबीसी से ये ग्राउंड आप क्यों डिलीट करवा रहे हो? तो लिसन नाउ, लॉ मेकर सेज अगर कंपनी अपने डेट नहीं पे कर पा रही है, यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ऐसे केस में ये बिल्कुल सही नहीं है कि कंपनी को खत्म कर दिया जाए। इट इज बेटर टू गेट रिवाइव द कंपनी, एंड हु विल रिवाइव? द आईबीसी। और बोला गया सेक्शन 4 में, इफ अ कंपनी अनेबल टू पे द डेट, इफ अ कंपनी अनेबल टू पे द डेट इक्वल टू मोर देन 1 लाख रुपी, तो इन दैट वेरी केस अब उस कंपनी का वाइंड अप नहीं होगा, उस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। और रिवाइव कौन करेगा मालूम? एनसीएलटी। हु विल रिवाइव द कंपनी? एनसीएलटी विल रिवाइव। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज अ बेटर अप्रोच? हमारे घर में या किसी के भी घर में जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसे ठीक करवाते हैं, उसे दफनाते नहीं है। आप भी अगर बीमार हो जाओगे तो घर वाले आपको बोलेंगे नहीं चल भाग यहां से, तू बीमार अब किसी काम का नहीं है, हमारे लिए तू मर गया। या उसको दवाई दिलवाकर उसे रिवाइव कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ आईबीसी इज अ बेटर अप्रोच और नॉट? और आज के डेट में इफ कंपनी अनेबल टू पे द डेट, देन इन दैट वेरी केस एनसीएलटी विल ट्राई टू रिवाइव द कंपनी। नाउ अब सुनो, रिवाइव कौन कराएगा? एनसीएलटी। कौन से लॉ में करवाएगा? स्टोरी ज्यादा लंबी हो गई ना, गुड। कौन से लॉ में रिवाइव करवाएगा? आईबीसी में। कौन करने की कोशिश करेगा रिवाइव? एनसीएलटी। लॉ मेकर सेज आईबीसी 2016 में लिखा हुआ है अगर एनसीएलटी कंपनी को रिवाइव करेगा एंड कंपनी इज नॉट एबल टू रिवाइव,
then NCLT may give winding up order under IBC 2016. और अगर IBC 2000, are you getting what I'm saying? And if NCLT give order of winding up under IBC 2016, who is giving order? NCLT. It will be treated as compulsory winding up under IBC 2016. ये भगवान, are you getting this? I'm telling you, ये इतनी सारी जो कहानी आपको सुनाई है ये आसान नहीं थी, ना मेरे लिए ना आपके लिए, बट ये है ना 1956 से लेकर 2013 तक की जितनी भी स्टोरी आईबीसी जिस वजह से बना वो सारी आपको बता दी है। Are you getting? You should know कुछ लो पढ़ने से पहले की स्टोरी क्या थी। अब देखो पहले क्या था अब क्या था, एक बार में सुन लीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 आईबीसी, आज की डेट में कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? कंपनीज एक्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? आईबीसी। रिवाइवल कौन कराएगा? आईबीसी। जहां तक बात रहेगी कंपल्सरी वाइंडिंग अप की, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कराने की पावर सिर्फ किसके पास? कंपनीज एक्ट। लेकिन एक चीज चेंज हो गई है, पहले एक ग्राउंड हुआ करता था अनेबल टू पे द डेट, उसके ऊपर कंपनी डायरेक्ट वाइंड अप होती थी कंपनीज एक्ट में, दैट वाज अ नेगेटिव अप्रोच। लेकिन आईबीसी 2016 ने क्या बोला, वो ग्राउंड ही कंपनीज एक्ट से हटा लिया और बोला आज की डेट में इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे द डेट इक्वल टू मोर देन 1 लाख रुपी, देन बोलो पहले NCLT will try to revive that company. If NCLT is not able to revive that company, NCLT may give winding up order, और अगर NCLT ने IBC में winding up का order दे दिया, it would be a compulsory winding up. तो क्या IBC के अंदर भी compulsory winding up हो सकता है? Yes, लेकिन only on one ground. In totality, एक लाइन लिखिए, इतनी सारी स्टोरी के बाद एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इन टोटलिटी अगर आज मैं कंपनीज एक्ट 2013 प्लस आईबीसी दोनों को मिला दूं तो एक स्टोरी समझ में आती है सिर्फ, और वो एक स्टोरी ये है कि आज की डेट में सिक्का इज ऑल ओवर, बाइफर आइफर खत्म, सीएलबी का रोल खत्म, हाई कोर्ट की पावर खत्म, रोल सिर्फ अब किसका बचा? कंपनीज एक्ट का। क्या कंपनीज एक्ट में पहले रिवाइवल के प्रोविजन थे? यस, वो खत्म। क्या पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन थे? यस, वो खत्म। क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप के प्रोविजन थे? यस, आज भी हैं। कौन करवाएगा? एनसीएलटी। हाउ मेनी ग्राउंड्स? 6 ग्राउंड्स। पहले कितने थे? 6 ग्राउंड्स। अब कितने बचे? 5 ग्राउंड्स। और एक ग्राउंड कौन सा? अनेबल टू पे द डेट। वो कहां शिफ्ट हो गया? आईबीसी में। एंड कैन वी से अब आईबीसी 2016 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिवाइवल कौन करवाएगा? हम लोग। दूसरा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप आईबीसी करवाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है? मेरा सवाल, ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन कराएगा? कंपल्सरी, क्या आईबीसी में कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है? यस, बट ओनली ऑन 1 ग्राउंड। और वो 1 ग्राउंड आया कहां से है? यहां से आया है। और इस ग्राउंड पे पहले क्या होगा? रिवाइवल। और रिवाइवल ना हो पाए तो वाइंड अप। लेकिन इस वाइंड अप का ऑर्डर कौन देगा? और जब भी एनसीएलटी वाइंड अप का ऑर्डर देगा, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट? कंपल्सरी वाइंडिंग अप। आर यू गेटिंग? यानी कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है, आईबीसी में भी हो सकता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप सिर्फ आईबीसी में होगा, कंपनीज एक्ट में नहीं होगा। रिवाइवल सिर्फ आईबीसी में होगा, कंपनीज एक्ट में नहीं। तो होप इट इज ओके विद यू, दैट इज द एंटायर स्टोरी। कहां पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। इज इट ओके? आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये पूरी स्टोरी थी आईबीसी के रिगार्डिंग, कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, क्या था, क्यों था, किस लिए था। वी ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरी बिट ऑफ इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन। अब आपको ये भी पता है कि टोटल सेक्शन कितने हैं? हाउ मेनी टोटल सेक्शन वी हैव? हाँ जी, 255 सेक्शन है। और आपको वो पूरी कहानी भी पता है कि कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सेक्शन 1 से। दैट इज वी नो हाउ टू रीड सेक्शन 1। शैल वी स्टार्ट? लिखिए। एक चीज और बता रहा हूं आपको, नोट करें पहले।
आईबीसी 2016, अच्छा ये ना, ये इतनी इतनी सारी कहानी अब सुना दी है, दैट इज चार्ट 1 2 3। इसको ना घर पे जाके आज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये क्या क्या लिखवा दी है, गेटिंग, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे दिमाग में नहीं बैठेगी। और आई वांट कि ये सारी चीजें आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है ना। देखो आईबीसी 2016 टोटल 255 सेक्शन है। जब आईबीसी 2016 आया तो इस आईबीसी की वजह से अदर एक्ट्स के अंदर बड़ी सारी अमेंडमेंट आ गई, अदर एक्ट्स के अंदर बड़ी सारी अमेंडमेंट आई है। कौन कौन से एक्ट में अमेंडमेंट आई है, लिखिए। सेक्शन 245 ऑफ आईबीसी, इसमें लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट आएगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गेट अमेंडेड। आई गेट इन दिस। क्या ये पार्टनरशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है मैं आपको पढ़ाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अमेंडमेंट कौन आपको पढ़ाएगा? जो आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाएगा। अब ये पार्टनरशिप एक्ट आपको कौन पढ़ाएगा? सीएस फाउंडेशन में जाके पढ़ो, वही पढ़ाएंगे सर, मेरा थोड़ा काम है पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाना। तो लेकिन अच्छा कोई बता सकता है मुझे, वैसे ही ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्या अमेंडमेंट आई होगी पार्टनरशिप एक्ट में? क्या पहले रिवाइवल जो प्रोसेस था वो किसका था? बोलो ना, वो किसका प्रोसेस था? वो पार्टनर, अलग अलग एक्ट थे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग अलग एक्ट थे, लेकिन अब इनकी इंसॉल्वेंसी के लिए आईबीसी बना दिया। तो क्या उस सेंस में वो कुछ अमेंडमेंट आई होंगी? यस। दूसरा लिखेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 249। सेक्शन 249 बोला आईबीसी की वजह से डीआरटी एक्ट, नाम तो सुना होगा, इसमें अमेंडमेंट आ गई। अच्छा, इसकी अमेंडमेंट कौन पढ़ाएगा आपको? ओ भाई, क्या मैं पढ़ा चुका हूं इसकी अमेंडमेंट? बताओ जरा क्या पढ़ाई इसकी अमेंडमेंट? क्या एक अमेंडमेंट ये पढ़ाई थी कि इस एक्ट के आने की वजह से डीआरटी एक्ट का नाम चेंज हो गया था? ये बता दिया था मैंने, याद है वो रिकवरी ऑफ, क्या था वो, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 हो गया। यस, लिख लो दोस्तों, अमेंडमेंट जो सबसे बड़ी है, जो हम सबको पता होनी चाहिए, आईबीसी की वजह से डीआरटी एक्ट में क्या चेंज हुआ है, बस वो एक ही चेंज बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चेंज ये है, आईबीसी 2016 दो लोगों की इंसॉल्वेंसी की रिवाइवल की बात करता है, एक तो कॉर्पोरेट और दूसरा फर्म एंड इंडिविजुअल। लिख लो, जब कंपनी और कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी की बात आएगी तो सर रिवाइवल के लिए जाएंगे एनसीएलटी, अगली लाइन आप बोल दो। जब कंपनी की रिवाइवल की बात आएगी तो जाएंगे एनसीएलटी के पास, ट्राई टू स्पीक द नेक्स्ट लाइन। लेकिन फर्म और इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी की रिवाइवल की बात आएगी तो अथॉरिटी का नाम है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और हमारे देश में कितने? 33। क्या मैंने पहले बता दिया था, डीआरटी खत्म नहीं हुआ है ना सारफेसी की वजह से ना आईबीसी की वजह से। यानी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और रिवाइवल के लिए अथॉरिटी, और एक नाम मैं लूंगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कौन है? डीआरटी। और कॉर्पोरेट्स के लिए कौन है? एनसीएलटी। अगर मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी, कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और वो आपके सामने है। तो दे आर टू अथॉरिटीज फॉर द रिवाइवल, एनसीएलटी फॉर द कॉर्पोरेट्स, डीआरटी फॉर द फर्म्स एंड इंडिविजुअल। ये अमेंडमेंट सेक्शन 245 249। ये जो भी थोड़े थोड़े सेक्शन हम लिख रहे हैं नोट फॉर द एग्जाम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए जरूरी है। जब इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे और वहां पे किसी भी किताब में अगर शब्द लिखा हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो क्या मान लेना? डीआरटी। और जब सेक्शन 4 to 77 पढ़ रहे हो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, तो क्या मान लेना? एनसीएलटी। इज इट ओके? तीसरा सेक्शन, सेक्शन 252। इसने बोला सेक्शन 252 ने सिक्का रिपील, सिक्का खत्म हो गया।
नेक्स्ट, सेक्शन 251, और सेक्शन 251 की वजह से सारफेसी में कुछ अमेंडमेंट आई। ये सारी अमेंडमेंट जब ये सारफेसी एक्ट पढ़ेंगे तो यू केम टू नो ऑटोमेटिकली। अभी सारफेसी एक्ट किया नहीं है। कैन वी से 255 सेक्शन में से ये वाले सेक्शन जो लिखवा दिए ये तो हमें याद भी नहीं करने ना पढ़ने, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट 251 इज ओके। नेक्स्ट लिखिएगा सेक्शन 254, इसने बोला एलएलपी एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है। इसने क्या बोला, एलएलपी एक्ट में अमेंडमेंट आएगी। कोई बताएगा एलएलपी एक्ट में क्या अमेंडमेंट आई होगी? क्योंकि अब एलएलपी का भी रिवाइवल कौन करेगा? एनसीएलटी। तो कैन वी से एक आईबीसी की वजह से कितने सारे लॉज में, और पता है ये सारे सेक्शन मुझे एक ही चीज शो कर रहे हैं, पता है क्या? इट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द वेरियस लॉज। क्योंकि रिवाइवल के लिए अब एक ही लो, इसलिए हम बोल सकते हैं वी आर नॉट रीडिंग एक्ट, वी आर एक्चुअली रीडिंग कोड। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड एक्ट। 255 सेक्शन 255 लिखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आई है। और मैं आपको बता दूं ये तो तुम एग्जीक्यूटिव में तुमने पढ़ाई होगा, आपके टीचर्स ने एग्जीक्यूटिव में जगह जगह आईबीसी की अमेंडमेंट आपको बताई होगी कि इस सेक्शन में आईबीसी की वजह से ये हो गया, इस सेक्शन में आईबीसी की वजह से ये हो गया। मेरे पास जितने कंपनीज एक्ट के सेक्शन आपके कोर्स में आएंगे मैं आपको हर हाँ जी, ये क्या आ गया? अमेंडमेंट रूल्स, फिर अमेंडमेंट हो गई क्या? ये पहले ये हो जाता है तुम्हारा 500 करोड़। सजेशन दिए हैं भाई, ये तो सजेशन दिए हैं, ये तो गजब के सजेशन दिए हैं। जस्ट हाँ कर रहा हूँ। वो जो मैं बता रहा था तुम्हें सेम है। टर्नओवर का क्राइटेरिया आ गया, बोरोइंग का क्राइटेरिया आ गया, माननी पड़ती है ना भाई। 10 करोड़ टर्नओवर, 100 करोड़ बोरोइंग, 100 करोड़। 100 करोड़ ज्यादा है। हाँ 50 एक करोड़ ठीक थी। और रंजीत पांडे, हम नीचे नाम लिखा हुआ है ना। चलो पांडे जी मान गए हैं, देख लो सजेशन देने के लिए। चलो सर बढ़िया। अच्छा मैं ये कह था कि इस आईबीसी की वजह से कुछ अमेंडमेंट इनकम टैक्स में भी आई है, कुछ अमेंडमेंट तुम्हारे कस्टम में भी आई है, कस्टम है ना तुम्हारा भी, और कुछ अमेंडमेंट तुम्हारे एक्साइज में भी आई है। एक्साइज है तुम्हारा भी, लेकिन कुछ प्रोविजन एक्साइज के अभी भी इफेक्टिव है, सारे तो नहीं है, मतलब वो कंसोलिडेट हो गया जीएसटी में, लेकिन कुछ प्रोविजन अभी उसके इफेक्टिव है जीएसटी में। और सॉरी अलग से वो पेट्रोल वगैरह अभी भी मेरे ख्याल से उसी में है ना, कवर्ड है, या जीएसटी में आ गया? बाहर है ना वो। और कौन सा प्रोडक्ट बाहर है? अल्कोहल, शराब, दारू, वोडका, बियर, इस पे कितना रेट लगता है वैसे? ऐसे पूछ रहा हूँ। देखा ही नहीं तो गटक जाता है, तो कहाँ देखेगा? तो ये तो बोतल में ली खत्म, तो कहाँ देखेगा भाई? सही है, चलो ठीक है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये सारे सेक्शन नोट फॉर द पेपर, ये
बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। तो होपफुली ये सारी कहानी आपको, हाँ जी, सेकंड 249 वाला लिखो भाई, ये आएगा पेपर में, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईबीसी 2016 में दो लोगों के रिवाइवल की बात हो रही है, एक कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की, और एक इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की। रिवाइवल करने के लिए सिक्का में अथॉरिटी कौन थी? बाइफर आइफर। अब अथॉरिटी कौन आ गई है? एनसीएलटी। लेकिन यहां पे भी रिवाइवल अथॉरिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। अगर कंपनी, एलएलपी, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनके रिवाइवल की बात आएगी तो एप्लीकेशन किसके पास भेजनी है? एनसीएलटी के पास। लेकिन रिवाइवल फर्म का करना है और अगर इंडिविजुअल्स का करना है तो रिवाइवल अथॉरिटी एनसीएलटी नहीं होगी, डीआरटी होगी। क्या मैं बोलूं कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया है छोटे लोगों की, छोटे लोग गलत बोल दिया, स्मॉल लोगों की मतलब देख लो, तो मतलब इंडिविजुअल्स फर्म की डीआरटी इज अ रिवाइवल अथॉरिटी और बड़ी बड़ी कंपनीज दैट इज एनसीएलटी इज अ रिवाइवल अथॉरिटी। तो दैट इज द पॉइंट ओनली। आईबीसी के अंडर तो अभी भी है ये जो अथॉरिटीज हैं, डीआरटी और एनसीएलटी, ये आईबीसी के बाहर थोड़ी ना है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं किसके अंडर है? सब आईबीसी के अंडर है। एनसीएलटी एंड डीआरटी आर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। देखो, डीआरटी एक्ट का नाम क्या बदल दिया? रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। उसको लेकर ही ऐसा लेकर बना दिया है कि नाउ आईबीसी हैज कंट्रोल ओवर द डीआरटी। क्या मैं बोलूं? एनसीएलटी इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड डीआरटी इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स और फर्म्स। बोलो राहुल। राहुल से यस। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पे इतनी सारी कहानी बताने के बाद दैट वी कैन स्टार्ट विद सेक्शन 1। लिखिए आईबीसी, लिखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 1 की हेडिंग लिखिएगा, दैट इज टाइटल। बस वही बस चुप जाओ। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखो सी अब पांडे जी ने सजेशन मान लिए हैं, सुनना ध्यान से। ये प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुकेगा। क्यों? प्रोटेस्ट जेन्युइन हो तो रुके, अगलों को मजे आ रहे हैं दैट इज द रियलिटी। उन्हें प्रोटेस्ट करने में मजा आ रहा है, चलो अब एडवेंचर हो रहा है कुछ, फाइलिंग कर करके रुक थक गए हैं। ये टाइम नवंबर दिसंबर का होता, मजा ले कोई दिख भी जाता, एनुअल फाइलिंग चल रही होती। अब वेले बैठे हैं सारे, कह रहे चलो कुछ पॉलिटिक्स में हेल्प मिल जाएगी। अब अगला खुद कह रहा है मैं सजेशन भेज रहा हूं, देख ये अब रोकेंगे थोड़ी ना। वी वांट जस्टिस। अबे भेज तो रहा है, उसे घर से उठाएगा अब? बताओ यार, बोल हसमुख तू बता अबे लल्लू कल बता तो दिया था। अच्छा तू नहीं आया था, ओ चल फिर तू ऑफिस में आ, तेरे को बताता हूँ इंडिविजुअली। टाइटल, अबे लल्लू रंजीत पांडे तो बैठे ही था। रात को 8 बजे जाएंगे तो खाली होगा इंस्टीट्यूट तो। अरे यार लिखो यार, पता नहीं क्यों मैं क्यों बात कर रहा हूं तुमसे यार वाई? ऐसा बोला जाता है, नेवर नेवर आर्ग्यू विद एन स्टूपिड, बिकॉज दे ड्रैग यू एट दैट लेवल। वो आपको उस जगह तक खींच कर मारेंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो। इट्स बेटर टू कट द क्रैप। नहीं, सेक्शन 1 और दैट इज टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। लिखो, ये बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है टाइटल। क्या ये पेपर में आएगा? नेवर। लिखो, दिस कोड मे बी कॉल्ड, क्या लिखा है भाई, आईबीसी 2016। ये ना फुल फॉर्म में लिखा है, ठीक है? फुल फॉर्म मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 ऐसे लिखा हुआ है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 खत्म।
देखो क्या मजा आ जाएगा ये पेपर में आ जाए 5 मार्क। देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। हाँ कितना मजा आ जाए। अच्छा ये इस लाइन का मतलब क्या है तू बता, खड़ा हो, बहुत देर से ऐसे जा रहा है। या मैं कह रहा हूँ बेटे बताइए क्या लिखा है। हाँ जी, दिस कोड मे बी कोल्ड आईबीसी 2016। क्या लिखा हुआ है? इस लॉ को आईबीसी 2016 कहा जा सकता है। बोलो, टिप्पणी करो इसके ऊपर। मैंने क्या करी, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो भाई बैठ जाओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द लिखा हुआ है मे, हाँ, और एक क्वेश्चन है दैट दिस कोड मे बी कोल्ड आईबीसी 2016। मे मतलब ऑप्शनल, मतलब लॉ मेकर पार्लियामेंट कहना चाहता है आपका मन करे तो आप इसे कटरीना कैफ भी बोल सकते हो। नहीं, मतलब आप चाहो तो इसे आईबीसी 2016 बोल सकते हो, और चाहो तो आप इसे शाहरुख खान भी बोल सकते हो, प्रेम चोपड़ा भी बोल सकते हो। आप मुझे बताओ ये मे सही है या ये शेल होना चाहिए? मे सही है या शेल होना चाहिए? आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। आप जरा सोचिएगा इसके बारे में, ये मे सही है या ये शुड होना चाहिए, मतलब वेदर इट शुड बी शुड और नॉट। गविश से तो बात ही नहीं करी आज हमने। कोई नहीं बेटे, नेक्स्ट क्लास में तू सोच के लाइयो, डिबेट करेंगे इसके ऊपर। इट शुड बी मे और शेल। अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, आई एम जस्ट